थाने में कांस्टेबल सुधांशु त्रिपाठी की मौत के बाद मातम का माहौल था। सब इंस्पेक्टर दयासागर अपनी टेबल पर एक ड्राइंग शीट पर कुछ नोट बना रहा था। उस शीट पर उसने एक जंगल का चित्र बनाया था, जिसमें एक खोपड़ी और ऑटो चालक की कटी हुई लाश दिखाई दे रही थी। फिर उसने व्यापारी के जंगल में जाने और अचानक लापता हो जाने की घटना को शामिल किया। यह शहर में अब तक गायब हुए 4 लोगों की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास था। दयासागर ने अपने विचारों में खोए हुए डॉक्टर अरुण को फ़ोन किया और पूछा, खोपड़ी के बारे में कुछ पता चला? डॉक्टर अरुण ने गंभीर आवाज़ में जवाब दिया, ये खोपड़ी बिल्कुल अजीब है। इसमें ना तो खून है और ना ही यह सड़ रही है। ऐसा लगता है जैसे यह एक जीवित खोपड़ी हो, बस रंग सफ़ेद है। पर जब भी मैं इसका कोई हिस्सा काटता हूँ, काला खून निकलता है और फिर वह हिस्सा धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। मैं अभी तक इसके बारे में कुछ ठोस नहीं कह सकता और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ। दयासागर ने फौरन थाने के सभी पुलिसकर्मियों को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, आज से थाने का हर सदस्य सतर्क हो जाए। सभी को इसकी जानकारी दी जाए, चाहे वे ड्यूटी पर हों या घर पर। एक छोटी घटना को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोई भी छोटी से छोटी घटना हो, हर चीज़ की गहन छानबीन होगी। मुख्य हवलदार कोनिका तोमर ने तुरंत सभी पुलिसकर्मियों को संदेश भेजने के लिए एक मेल तैयार किया और सबको सतर्क कर दिया। इधर व्यापारी और उसका साथी एक तहखाने में कैद थे। व्यापारी चारों तरफ बारीकी से देख रहा था, यह सोचते हुए कि आखिर इस खौफनाक जगह से कैसे निकला जाए। तभी उसे महसूस हुआ कि सामने अंधेरे में 2 लाल आँखें जो खून की तरह चमक रही थीं, उसकी ओर घूर रही थीं। वह भयभीत होकर सामने देखने लगा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। उसने तुरंत अपने साथी से कहा, यार, यह जगह ठीक नहीं लग रही। हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा, नहीं तो हम दोनों यहीं मारे जाएंगे। इतना कहने के बाद व्यापारी की नज़र अपने साथी की गर्दन पर पड़ी, जहाँ 2 गहरे काले निशान बने हुए थे। उसने चौंकते हुए पूछा, तुम्हारी गर्दन पर ये निशान कैसे आए? उसका साथी हैरान होकर बोला, मेरी गर्दन पर तो कोई निशान नहीं है। और जब उसने व्यापारी की ओर देखा तो उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने डरते हुए कहा, साहब, आपकी गर्दन पर भी 2 काले निशान हैं। व्यापारी के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने डरते हुए पूछा, मतलब हम दोनों मरने वाले हैं? मौत कभी भी आ सकती है हम लोगों की। उसका साथी कांपते हुए बोला, कैसी बातें कर रहे हैं साहब, मुझे बताइए आखिर हो क्या रहा है यहाँ? व्यापारी ने निराश स्वर में कहा, हमारा खून चूसा जा रहा है। या तो ये कोई वैम्पायर है या फिर कोई और भयानक शक्ति हमारे पीछे है। इतना कहकर व्यापारी घबराहट में अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और इधर उधर भागते हुए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। लेकिन अंधेरे में उसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। उसकी बेचैनी और घबराहट हर पर बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें धीरे धीरे मौत की ओर खींच रही हो। व्यापारी हताश होकर तहखाने के भीतर रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। वह उम्मीद कर रहा था कि कहीं ना कहीं से उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता मिलेगा, लेकिन उसे हर जगह केवल बंद दीवारें ही मिल रही थीं। थक हार कर वह कोने में जाकर दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। तभी अचानक उसे एक जोर की आवाज़ सुनाई दी, बचाओ साहब। आवाज़ के तुरंत बाद फिर से खामोशी छा गई। वह आवाज़ की दिशा में बढ़ रहा था कि अचानक किसी से टकरा गया और ज़मीन पर गिर पड़ा। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने सामने अपने साथी की लाश देखी। उसके शरीर में खून की एक भी बूंद नहीं बची थी और उसकी आंखें डर से बड़ी बड़ी हो चुकी थी।
व्यापारी मन ही मन समझ गया था कि अब उसकी मौत भी नज़दीक है। निराश होकर वह जमीन पर लेट गया। सोचने लगा कि इस स्थिति से कैसे बचा जाए। 3 दिनों से भूखा प्यासा वह अब लगभग टूट चुका था। उसके शरीर में बस थोड़ी सी जान बची थी। बाहर दिन था या रात, उसे इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। लेकिन उस समय बाहर रात हो चुकी थी। रात के करीब 9 बज रहे थे और जंगल के पास स्थित सकौली गांव के 4 जुआरियों ने आज योजना बनाई थी कि वे रात में ताश के पत्तों के साथ शराब पिएंगे। उनका खेल ब्रिज था, जिसमें 4 खिलाड़ी होते हैं और 2-2 लोगों की टीमें बनती हैं। मिथुन और सुनील एक टीम में थे, जबकि उमेश और संदीप दूसरी टीम में। चारों ही जुआ और ताश के खेल में माहिर थे, परंतु उनकी आदतें उन्हें अलग अलग पहचान देती थीं। उमेश एक शातिर इंसान था। उसे दूसरों का काम बिगाड़ने, चोरी करने और झूठ बोलने में मज़ा आता था। संदीप सीधा साधा था और जैसा कोई उसे बता देता वह उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेता था। दूसरी तरफ मिथुन लड़कियों का दीवाना था। जहाँ भी उसने लड़की देखी उसके आगे पीछे घूमने लगता, जबकि सुनील अपनी बहादुरी और मजबूत शरीर के लिए जाना जाता था। ये चारों पूरी तैयारी के साथ जंगल में जा रहे थे। मिथुन अपने साथ एक मैट लेकर जा रहा था और हाथ में एक इलेक्ट्रिक लालटेन पकड़े था, जो बैटरी से चलती थी। सुनील के पास कुछ खाने पीने के बड़े बड़े पैकेट थे, जिसमें धनवानी, हल्दीराम भुजिया और मूंगफली के दाने भरे थे। संदीप ताश की गड्डी और कुछ पानी की बोतलें लेकर चला जा रहा था, जबकि उमेश अपने आप को सबसे शातिर समझता था, इसलिए वह शराब की 8 बोतलें अपने झोले में भरकर लाया था। जंगल में प्रवेश करते ही मिथुन ने कहा, देखो, हम किसी अच्छी जगह पर जाकर बैठते हैं और वहीं खेल शुरू करेंगे। संदीप, जो पहले से ही डरा हुआ था, बोला, यार, मुझे यह जंगल कुछ अजीब लग रहा है। लोग कहते हैं जंगल बहुत डरावना है, यहाँ लोग गायब हो जाते हैं। सुनील ने हंसते हुए कहा, अभी से डरने लगे? आज पूरी रात यहीं गुजारनी है। मैं हूं ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। उमेश ने अपनी लाठी दिखाते हुए कहा, मैं तो अपने साथ एक मजबूत लाठी लाया हूँ। अगर कोई जंगली जानवर आया ना, तो मैं उसे इससे संभाल दूंगा। कुछ दूरी तय करने के बाद मिथुन ने एक बड़ा पत्थर देखते हुए कहा, देखो, यह जगह कितनी बढ़िया है। इस पत्थर के पास हम लोग मैट बिछाकर खेल सकते हैं। चारों ने पत्थर के पास अपनी मैट बिछाई और वहीं बैठ गए। मिथुन, संदीप, सुनील और उमेश चारों दोस्तों ने शराब का स्वाद चखा और अपने खेल की शुरुआत की। शराब की घूंट लेते हुए और चखने का आनंद लेते हुए वे एक के ऊपर एक ताश के पत्ते गिराए जा रहे थे। सारा माहौल जैसे किसी अनजान खुशी से भरा था। चारों लोग अपनी ताश की गड्डी में कुछ न कुछ दांव पेच लगा रहे थे, लेकिन उन्हें भनक नहीं थी कि उनके आसपास एक अनदेखी ताकत मौजूद थी। नीचे उसी जगह करीब एक व्यापारी अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। वह 3 दिन से बिना खाए पिए भूख प्यास से बेहाल था। उसके साथी की लाश उसके पास पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं और वह सफ़ेद हो चुकी थी। व्यापारी ने सिगरेट जलाई और एक कस लेकर बुदबुदाया, दोस्त, मैं भी जल्द ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। सिगरेट का धुआं ऊपर उठता हुआ खेल रहे चारों दोस्तों के पास पहुँच रहा था। संदीप ने कहा, यार, सिगरेट की महक आ रही। कौन बेवकूफ़ ऐसी शराब में सिगरेट पीता है? मिथुन ने गहरी आवाज़ में कहा, लगता है हमारे चारों के अलावा यहाँ और भी कोई है। उमेश ने सुझाव दिया, हो सकता है कोई इस पत्थर के पीछे छिपा हो। सुनील ने पत्थर को धक्का मारा और पत्थर के हटते ही एक गुप्त दरवाज़ा खुल गया। चारों दोस्त उस दरवाजे के भीतर गिर पड़े और सीधे उस व्यापारी के सामने पहुंचे जो सिगरेट की कस ले रहा था। सुनील ने देखा और चौंकते हुए कहा, ये साला, ये कौन है, यहाँ छिपा हुआ है? मिथुन ने कहा, हमें लगा हम हवा में तैर रहे थे थोड़ी देर के लिए। संदीप ने हंसते हुए कहा, चखना तो कमाल का है। थकान मुझे भी लगी थी, लेकिन अब चलो इससे पूछते हैं कि ये हमारा पीछा क्यों कर रहा है।
डरते हुए व्यापारी ने कांपते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। संदीप ने उसे थोड़ा चखना और पानी दिया और कहा, पहले कुछ खा पी ले, वरना तू भी अपने साथी की तरह मर जाएगा और हम लोग तेरे खून के इल्जाम में फंस जाएंगे। व्यापारी ने घबराकर सारा खाना ख़त्म किया और फिर 3 दिनों की पूरी कहानी सुनाई। चारों दोस्तों का नशा पूरी तरह उतर चुका था। उनके पसीने छूट गए जब उसने व्यापारी की कहानी सुनी। व्यापारी के मरे हुए साथी की ओर देखा जो अब भी उन्हें घूर रहा था। माहौल में अजीब सी ठंडक और डर छाया हुआ था। इसी बीच 2 अदृश्य काले साए आपस में फुसफुसा रहे थे। उनमें से एक ने कहा, यह जंगल अब सुरक्षित नहीं रहा। यहाँ जो होता है वो यही चला आता है। इस बस्ती के सभी लोग इधर ही चले आते हैं, कोई भी काम करना हो, खेलना कूदना। ये 4 भी आ गए। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारे आका का भेद खुल जाएगा। दूसरे ने गुस्से से कहा, आका ने कहा था कि 15 दिनों में सिर्फ 1 आदमी चाहिए। अब यहाँ 5 आ गए, क्या किया जाए? पहला साया बोला, हमें आका का आदेश है कि कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब सब कुछ बिगड़ रहा है। कस्बे के लोग जंगल की तरफ चले आते हैं किसी भी काम से। चारों दोस्त और व्यापारी अब उस गुप्त जगह से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। जैसे जैसे समय बीतता गया, हवा और ठंडी होती गई। धीरे धीरे उनके आसपास के पेड़ों से अजीब सी आवाज़ें आने लगी, मानो जंगल की आत्माएं जाग रही हों। मिथुन ने अपनी टॉर्च की बैटरी देखी जो ख़त्म होने के करीब थी। उसने घबराते हुए कहा, अगर हमें जल्दी रास्ता नहीं ढूंढा तो हम सभी यहीं फंस जाएंगे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनकी हर हरकत पर 2 अदृश्य सपने नज़र गड़ाए हुए हैं और जल्द ही कुछ ऐसा होने वाला था जो उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। रात के 2 बज चुके थे और कस्बे के एक कोने में एक आदमी, जिसने अब मास्क पहना हुआ था, चुपचाप एक पुराने से घर का दरवाज़ा खटखटा रहा था। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और अंदर से हल्की लालटेन की रोशनी झांक रही थी। उस हल्की रोशनी में एक बूढ़ा आदमी, जिसकी उम्र करीब 65 साल थी, दिखाई दिया। उसके माथे पर लाल चंदन का टीका लगा हुआ था और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो डर और रहस्य से भरा हुआ लगा। मास्क वाले आदमी ने बिना किसी देरी से कहा, गुरुदेव, हमें अब अपनी तैयारी शुरू करनी होगी। लोग अचानक से गायब होने लगे हैं। गुरुदेव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, समय नज़दीक आ रहा है। हमें जल्द से जल्द तैयारी करनी पड़ेगी। जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। गुरुदेव की आवाज़ में एक अजीब सी रहस्यमयता और डरावना लहजा था। मास्क वाले आदमी ने धीरे से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? गुरुदेव ने कहा, देखो, काली शक्तियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वो लोग अपने हर इरादे को चोरी छुपे अंजाम दे रहे हैं। दिन पर दिन उनकी शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। कल सुबह 5 बजे उठना और सबसे पहले स्नान करके शुद्ध होना। उसके बाद सीधे ईसा नदी के किनारे मुझे मिलना। वहाँ मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे खुद को सुरक्षित रखना है। पर याद रखना, तुम्हें अकेले ही आना होगा और किसी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मास्क वाले आदमी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है गुरुदेव, जैसा आप कहें। गुरुदेव ने उसे विदा किया और दरवाज़ा बंद कर लिया। जैसे ही मास्क वाला आदमी वहाँ से निकल गया, गुरुदेव ने एक गहरी सांस ली और एक पुराने से बक्से से कुछ सामग्री निकाली। उसने ज़मीन पर एक हवन कुंड तैयार किया और मंत्रों का जाप करते हुए हवन शुरू किया। इसी बीच मास्क वाला आदमी जंगल की ओर बढ़ रहा था। उसने अपने गुरुदेव से अगली सुबह मिलने की तैयारी शुरू कर दी थी। उसे नहीं पता था कि जो अनुष्ठान गुरुदेव कर रहे हैं उसका असर जल्द ही पूरे कस्बे पर पड़ने वाला है। और गायब होते जा रहे लोग बड़े रहस्य की शुरुआत थे जो कस्बे के ऊपर मंडरा रहा था। सवाल यह था
क्या यह मास्क वाला आदमी और गुरुदेव किसी बड़ी शक्ति को जागृत करने वाले हैं या फिर खुद किसी भयानक शक्ति से लड़ने वाले हैं, या ये दोनों किसी खेल का हिस्सा हैं? जानने के लिए सुनिए यक्षिणी रिटर्न का अगला एपिसोड। धन्यवाद।